बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ टोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस कौन से हैं, इनके एलिमेंट्स कौन से हैं और ये दोनों कौन से केसेस के बाद ओरिजिनेट हुए थे। और इसमें हम दो इंपॉर्टेंट केसेस भी पढ़ेंगे, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर और भोपाल गैस ट्रेजेडी, और बहुत सारे दूसरे भी केसेस पढ़ेंगे इन टॉपिक्स से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इसको नो फॉल्ट लायबिलिटी भी कहा जाता है, यानी जहां पर डिफेंडेंट का अगर कोई भी फॉल्ट ना हो फिर भी उसकी लायबिलिटी बनती है। अंडर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी डिफेंडेंट कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द हार्म और डैमेज caused to an other person even if defendant acted with no intention and took reasonable precautions to prevent harm and there was no fault of defendant। लायबिलिटी के केस में जो डिफेंडेंट है वो उस नुकसान के लिए जिम्मेवार हो सकता है जो नुकसान किसी दूसरी पार्टी को हुआ है, भले ही वहां पर डिफेंडेंट की कोई भी गलती ना हो, तो उसका कोई भी इंटेंशन ना हो वो नुकसान करने का, और डिफेंडेंट ने सारे रीजनेबल सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हों, उन सब के बावजूद भी अगर दूसरी पार्टी को नुकसान होता है तो जो डिफेंडेंट है वो लायबल होता है उसके डैमेजेस पे करने के लिए अंडर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। नेग्लिजेंस कैन बी एंड कैन नॉट बी एग्जिस्टेड। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केसेस में नेग्लिजेंस डिफेंडेंट की तरफ से हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यानी डिफेंडेंट नेग्लिजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। द फोकस इन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केसेस is on product or activity itself rather than defendant's conduct। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केसेस में जो फोकस होता है उस प्रोडक्ट या एक्टिविटी पे होता है, डिफेंडेंट के कंडक्ट पे नहीं होता कि डिफेंडेंट कैसे कंडक्ट कर रहा है, उस प्रोडक्ट पे होता है कि वो प्रोडक्ट खतरनाक है, डेंजरस है या नहीं है। तो वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो रीजनेबल है, क्या वो एक्टिविटी वहाँ के लोग यूजुअली करते हैं या ये बिल्कुल नई एक्टिविटी है जो कि डिफेंडेंट अपनी जमीन पे कर रहा है। उस एक्टिविटी और उस प्रोडक्ट को देखा जाता है। इफ द एक्टिविटी और प्रोडक्ट काज्ड द हार्म द डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल। अगर वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं उन्होंने कोई ऐसी चीज लाई है अपनी जमीन पर, उस एक्टिविटी या प्रोडक्ट की वजह किसी दूसरी पार्टी को नुकसान होता है तो जो डिफेंडेंट होगा वो लायबल होगा। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो एक बहुत ही मशहूर केस है, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, जो 1868 में हैपन हुआ था। उसके बाद कॉन्सेप्ट आया था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। The rule of strict liability was evolved in 1868 in the case of Ryland versus Fletcher। जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल है वो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस के बाद इवॉल्व हुआ था। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में क्या हुआ था इसको थोड़ा हम समझते हैं। फ्लेचर के पास एक मिल थी, उस मिल के लिए फ्लेचर को पानी की जरूरत थी, तो फ्लेचर ने उस पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी मिल की साइड में एक जमीन पर एक पानी का रिजर्वायर बनाने का फैसला किया। तो फ्लेचर ने उस रिजर्वायर बनाने के लिए कुछ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स हायर किए। अब जब उन इंजीनियर्स और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम करना शुरू किया रिजर्वायर बनाने का, तो उन्होंने देखा कि यहाँ इस जमीन के नीचे माइन शाफ्ट्स हैं, छोटी छोटी सुरंगें थी, कुछ पाइप्स लगे हुए थे, माइन शाफ्ट्स थी। जो माइन शाफ्ट्स या सुरंगें या कुछ पाइप्स वगैरह थे रायलैंड की जमीन में जाके खुल रहे थे। इन इंजीनियर्स और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ने उन माइन शाफ्ट्स को इग्नोर कर दिया और अपना रिजर्वायर बनाने का काम शुरू कर दिया। जब उन्होंने रिजर्वायर बनाया और उसमें जब उन्होंने पानी फिल किया तो वो पानी उस रिजर्वायर से जाके उन सुरंगों के जरिए, पाइप्स के जरिए रायलैंड की जमीन में चला गया। वहां पर रायलैंड के जितनी भी माइंस वगैरह थी वो सारी खराब हो गई और रायलैंड का अच्छा खासा नुकसान हो गया इस पानी के लीक होने की वजह से। रायलैंड ने फ्लेचर पे केस किया। फ्लेचर ने कहा कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था इसको नुकसान पहुंचाने का, ना ही मैं यहाँ पर नेग्लिजेंट था, तो मैंने जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर हायर किए थे और वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स मेरे एम्प्लॉय भी नहीं हैं और ना ही मेरे सर्वेंट हैं। कि जैसे कि हम वाइकेरियस लायबिलिटी में पढ़ के आए हैं कि अगर कोई भी बंदा किसी का सर्वेंट है या एम्प्लॉय है, अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाता है तो उस सर्वेंट की जो जिम्मेवारी होती है वो उस ओनर पे होती है, इसका वो सर्वेंट है। लेकिन फ्लेचर यहाँ कहता है कि ये तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स थे और इंजीनियर्स थे और ये मेरे एम्प्लॉय नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ पर जिम्मेवार नहीं हूँ। तो कोर्ट ने यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया। तो उस वक्त के जज थे ब्लैकबर्न, डिक्लेयर्ड दैट ए पर्सन हु फॉर हिज ओन पर्पस ब्रिंग्स ऑन हिज लैंड एंड कीप्स देयर एनीथिंग लाइकली टू डू मिसचीफ इफ इट एस्केप्स दैट पर्सन विल बी लायबल। ब्लैकबर्न ने ये डिक्लेयर किया कि अगर कोई भी बंदा अपने पर्पस के लिए कोई भी ऐसी चीज अपनी जमीन पर लाता है तो वो चीज अगर एस्केप कर जाती है और किसी को नुकसान पहुंचाती है तो वो बंदा उस चीज के लिए लायबल होगा। उस बंदे ने अपने पर्पस के लिए वो चीज लाई थी। जैसे कि फ्लेचर ने अपने पर्पस के लिए रिजर्वायर बनाया, उन्होंने ऐसी चीज लाई पानी, तो वो एस्केप कर जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, यानी प्लेंटिफ की जमीन में चला गया, वहां पर उसने मिसचीफ कर दी, यानी प्लेंटिफ का नुकसान कर दिया।
यहाँ पर फ्लेचर लायबल होगा कि इसने अपने पर्पस के लिए वो चीज अपनी जमीन पर लाई। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के हम असेंशियल एलिमेंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला असेंशियल है डेंजरस थिंग, अगर कोई भी बंदा अपनी जमीन पर डेंजरस चीज लाता है। दूसरा असेंशियल है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, और वो बंदा अपनी जमीन पर नॉन नेचुरल यूज करता है, ऐसा यूज जो ऑर्डिनरी ना हो, वहाँ के लोग तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करते हो। मिसाल के तौर पर एक बंदा अपने गांव में अपने घर में एक शेर पालता है, तो ये शेर जो है डेंजरस है, और ये शेर ऑर्डिनरी चीज नहीं है, यानी यूजुअली लोग शेर नहीं पालते। थर्ड है अगर वो चीज एस्केप कर जाती है और किसी को नुकसान पहुंचाती है, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एसेंशियल हैं। फ्लेचर और रायलैंड के केस में अगर हम देखें, फ्लेचर ने अपनी जमीन पर रिजर्वायर बनवाया। रिजर्वायर बनवाना ऑर्डिनरी चीज नहीं है, हर बंदा अपने घर में रिजर्वायर नहीं बनाता। उसने जब रिजर्वायर में पानी डाला और वो रिजर्वायर से पानी एस्केप कर गया डिफेंडेंट की जमीन में, डिफेंडेंट का वहां नुकसान हो गया, तो यहाँ पर जो फ्लेचर है वो लायबल होगा उस नुकसान के लिए जितना भी नुकसान रायलैंड का हुआ। Here the burden of proof will be upon the defendant। यूजुअली क्या होता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्लेंटिफ पे होता है, यानी जिस बंदे ने जिस पे इल्जाम लगाया है को वो चीज प्रूव करनी होती है कि इसने मुझ पे वार किया। लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में जो डिफेंडेंट है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। यहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो फ्लेचर है, बर्डन ऑफ प्रूफ भी फ्लेचर पे है कि वो ये चीज प्रूफ करेगा कैसे वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब सबसे पहले डेंजरस थिंग कोई एनिमल हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है, कोई रिजर्वायर हो सकता है, एसिड हो सकता है या बर्ड हो सकता है। कोई भी बंदा अगर अपने घर में कोई एनिमल लाता है या कोई ऐसा ट्री पा देता है जिसकी ब्रांचेस अगर बाहर जाएं, कोई जानवर खा ले और मर जाए, तो वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा जिसके घर में वो ट्री उग रहा है। तो कोई बंदा ऐसा कोई बर्ड लेके आता है जो डेंजरस है और एस्केप कर जाता है और किसी को नुकसान पहुंचाता है, जिस बंदे ने वो बर्ड अपने घर लाया है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, यानी वो डिफेंडेंट अपनी जमीन का नॉन नेचुरल यूज करे, यानी वहाँ के लोग अक्सर वो चीज ना करते हों डेली बेसिस पे। टू डू आउट ऑफ ऑर्डिनरी विच पीपल यूजुअली डू नॉट सो ऑन डेली बेसिस। अब इसमें एक केस है सोचाकी वर्सेस सास। अब इसमें एक घर होता है माउंटेन्स के बीच में, वहाँ पर माउंटेन्स में जितने भी घर होते हैं कि एक फायर प्लेस बनी हुई होती है कि उस घर को गर्म रखती है। तो ये चीज उस विलेज के मुताबिक अननेचुरल यूज नहीं है। वहाँ के सारे लोग आग जलाते हैं अपने घर को गर्म रखने के लिए। उस आग का जो धुआं है वो ऊपर से एक साइलेंसर टाइप लगा हुआ होता है, वहां से निकल जाता है। सोचाकी वर्सेस सास के केस में वहां से एक जो आग है वो निकल जाती है, किसी दूसरे बंदे के घर में जाके गिरती है और उसका नुकसान करती है। कोर्ट फैसला करती है ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में नहीं आएगा कि ये बंदे जो अपने घर में आग जला रहे थे, ये चीज नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड नहीं है, उस विलेज में सारे लोग ये आग जलाते हैं। थर्ड एसेंशियल है एस्केप। इसमें सबसे पहला केस है क्रोहर्स्ट वर्सेस अमरशाम बरियल बोर्ड। इसमें क्या होता है कि एक घर में एक पॉइजनस ट्री होता है और उसकी जो ब्रांचेस हैं वो उसकी दीवार से बाहर जाती हैं किसी और बंदे के घर में, फिर आप ऐसे कह लें कि किसी स्ट्रीट में, तो वहाँ पर प्लेंटिफ का एक केटल आता है तो वो उस पॉइजनस ट्री के ब्रांचेस को खाता है और मर जाता है। जहाँ पर कोर्ट हेल्ड करती है डिफेंडेंट ने जो अपने घर में ट्री उगाया है वो डेंजरस है और ये नॉन नेचुरल यूज है लैंड का, क्योंकि कोई भी बंदा अपने घर में इस टाइप का ट्री नहीं उगाता। इसकी ब्रांचेस एस्केप कराई बाहर, प्लेंटिफ का नुकसान हो गया, तो यहाँ पर डिफेंडेंट है वो इस हार्म के लिए लायबल होगा। दूसरा केस है पोंटिंग वर्सेस नोक्स। इसमें भी पॉइजनस ट्री तो था लेकिन उसकी ब्रांचेस बाहर एस्केप नहीं करके आई। एक बंदे के घर में पॉइजनस ट्री था, किसी बंदे का केटल उसके घर में खुद आया और उसके ट्री की ब्रांचेस को खाने लगे और वो मर गए। यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि ठीक है ये जो ट्री था ये डेंजरस भी था, ये नॉन नेचुरल यूज भी था, लेकिन इस ट्री की ब्रांचेस ने एस्केप नहीं किया, प्लेंटिफ का केटल खुद यहाँ पर आया है। यहाँ पर डिफेंडेंट को कोर्ट ने लायबल नहीं ठहराया। थर्ड केस है रीड वर्सेस लियोन्स। इसमें क्या हुआ था, एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में लियोन काम कर रहा था और एक्सप्लोजन की वजह से, एक धमाके की वजह से लियोन इंज्योर हो गया। उसने उस फैक्ट्री पे केस किया, तो यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया अब जो एक्सप्लोजन हुआ है वो फैक्ट्री के अंदर ही हुआ है, एस्केप नहीं किया उसने। एस्केप नहीं किया तो स्टेप लायबिलिटी के सारे एसेंशियल्स पूरे नहीं हो रहे, इसलिए यहाँ पर वो जो फैक्ट्री है डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं होगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कुछ डिफेंसेस हैं, तो डिफेंसेस देख के एक डिफेंडेंट अपने आप को बचा सकता है। सबसे पहला डिफेंस है एक्ट ऑफ गॉड, दूसरा है प्लेंटिफ्स फॉल्ट, तीसरा है म्यूचुअल बेनिफिट और चौथा है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, फिफ्थ है एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर। सबसे पहला है एक्ट ऑफ गॉड। Any of the natural event that cannot be predicted or expected and which is out of the control of an individual and damage is caused by this situation. So, एयर डिफेंडेंट कैन नॉट बी लायबल फॉर द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। कोई भी ऐसा नेचुरल इवेंट इसको ना ही प्रिडिक्ट किया जा सकता हो और ना ही एक्सपेक्ट किया जा सकता हो, वो इवेंट किसी भी इंडिविजुअल
के कंट्रोल से बाहर हो। ऐसी सिचुएशन में अगर प्लेंटिफ को नुकसान होता है तो जो डिफेंडेंट है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं हो। अब इसमें एक केस है निकोल्स वर्सेस मैर्सलैंड, जो कि 1876 में हैपन हुआ था। अब इस केस में क्या हुआ था, बहुत ही हेवी रेन हुआ था। उस रेन की वजह से डिफेंडेंट के आर्टिफिशियल लेक में सैलाब आ गया, बाढ़ आ गई। उस सैलाब की वजह से उसका सारा पानी एस्केप कर गया प्लेंटिफ की जमीन पर। प्लेंटिफ ने उस पे केस कर दिया। डिफेंडेंट ने यहाँ पर ये डिफेंस दिया एक्ट ऑफ गॉड का। एक तो ये जो रेन था प्रेडिक्टेबल था, तो ये किसी भी इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं था कि इसको रोके। उस हेवी रेन की वजह से इस डिफेंडेंट के आर्टिफिशियल लेक में बाढ़ आ गई, इसका पानी एस्केप कर गया प्लेंटिफ की तरफ। तो सिंपली यहाँ पर डिफेंडेंट ने एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस दिया और कोर्ट ने डिफेंडेंट को स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं ठहराया। अब दूसरा डिफेंस है प्लेंटिफ्स फॉल्ट। व्हेन देयर इज ए फॉल्ट फ्रॉम द प्लेंटिफ साइड, जहां पर प्लेंटिफ का खुद का फॉल्ट हो तो वहां पर भी जो डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं होगा। इसमें भी वही केस है जो अभी हम पढ़ के आए, पॉन्टिंग वर्सेस नोक्स के 1849 में हैपन हुआ था। यहाँ पर डिफेंडेंट की जमीन में एक पॉइजनस ट्री था, लेकिन वो पॉइजनस ट्री की ब्रांचेस एस्केप नहीं कर गई, वहाँ पर थी। लेकिन प्लेंटिफ का जो केटल था, बकरियां वगैरह थी, वो खुद उसकी जमीन में गई और उस ट्री के पत्तों को खाया और मर गई। तो यहाँ पर डिफेंडेंट लायबल नहीं था उसके नुकसान का, कि यहाँ पर प्लेंटिफ का खुद का फॉल्ट था। और थर्ड नंबर पर जो डिफेंस है वो है म्यूचुअल बेनिफिट, फिर इसको वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया भी कहा जाता है। When two or more persons brings any non-natural thing for their mutual benefit and if any of them get damaged, other will not be liable। इसमें कह रहा है कि जहाँ पर दो या दो से ज्यादा बंदे ऐसी नॉन नेचुरल चीज अपनी जमीन पर लाते हैं, वो नॉन नेचुरल चीज दोनों के फायदे के लिए है। उस नॉन नेचुरल चीज की वजह से अगर किसी भी एक बंदे को नुकसान होता है तो जो दूसरे बंदे हैं वो लायबल नहीं होंगे। अब मिसाल के तौर पर 3 बंदे हैं, उन्होंने अपनी जमीन के लिए एक मेडिसिन ली। मेडिसिन इस तरह की थी, उस मेडिसिन से एक खास किस्म का धुआं निकल रहा था कि जमीन में जितने भी खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं ताकि वो बैक्टीरिया मर जाएं। अब यहाँ पर इस मेडिसिन का तीनों को फायदा हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर किसी भी एक बंदे को नुकसान होता है उस मेडिसिन की वजह से, किसी भी एक बंदे की जमीन फसल को नुकसान होता है, जो दूसरे 2 बंदे हैं वो लायबल नहीं होंगे कि यहाँ पर इन तीनों बंदों ने अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए वो मेडिसिन लाई थी। अब फोर्थ डिफेंस है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। व्हेन एनी एक्ट इज डन लॉफुली बाय द गवर्नमेंट and someone has damaged, there is no liability of government, for example making roads etc। अगर कोई भी लॉफुल एक्ट गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है, उस एक्ट की वजह से अगर किसी को डैमेज होता है तो गवर्नमेंट की कोई भी लायबिलिटी नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर गवर्नमेंट हाईवे रोड बना रही है, हाईवे रोड बनाते वक्त स्मोकिंग वगैरह या डस्ट वगैरह किसी के घर में आ रही है तो इसके लिए गवर्नमेंट लायबल नहीं होती। या फिर जो आर्मी है वो कोई ऑपरेशन कर रही है और उस आर्मी के ऑपरेशन की वजह से किसी को नुकसान होता है तो गवर्नमेंट लायबल नहीं होती। अब फिर एक रेलवे है, जब भी ट्रेन जाती है, ट्रेन के बहुत नॉइस की वजह से न्यूसेंस होती है, उसके लिए भी गवर्नमेंट लायबल नहीं होती। ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस है। और फिफ्थ और लास्ट डिफेंस जो है वो है एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर। अगर कोई भी एक अनजान आदमी कोई चीज कर गया और उस अनजान आदमी के एक्ट की वजह से प्लेंटिफ को कोई नुकसान हुआ तो डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर 2 जमीनें हैं, एक जमीन है डिफेंडेंट की और एक है प्लेंटिफ की। अब रात के टाइम अगर कोई भी अनजान आदमी डिफेंडेंट की जमीन का जो किनारा है वो तोड़ के चला जाता है और डिफेंडेंट का सारा पानी प्लेंटिफ की जमीन में चला जाता है, तो यहाँ पर डिफेंडेंट ये डिफेंस दे सकता है, ये एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर है, यहाँ पर डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर डिफेंडेंट को ये पता है, प्रेडिक्ट कर सकता है यहाँ पर रात को कोई आदमी आ सकता है, उस आदमी को रोकने के लिए इसको कुछ रीजनेबल प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अब जैसे अगर हम रायलैंड और फ्लेचर का केस पढ़ के आए, अगर उस केस में रिजर्व आयर बनाया गया था, उसको कोई स्ट्रेंजर लीक करके जाता या डैमेज करके जाता और उसका पानी रायलैंड के जमीन में चला जाता तो यहाँ पर फ्लेचर लायबल नहीं होता कि ये एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर का डिफेंस दे सकता था। लेकिन अगर फ्लेचर को पता होता कोई भी स्ट्रेंजर आदमी मेरे रिजर्व आयर को डैमेज कर सकता है या लीक कर सकता है, उसको रीजनेबल सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने होते कि कोई भी बंदा उसके रिजर्व आयर को लीक ना कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। कोई भी बंदा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए कब लायबल होता है, यानी जब वो बंदा अपने पर्पज के लिए अपनी जमीन पर कोई भी ऐसी डेंजरस चीज लाता है, नॉन नेचुरल एक्टिविटी करवाता है, और उस नॉन नेचुरल एक्टिविटी की वजह से किसी बंदे को नुकसान होता है तो डिफेंडेंट लायबल होगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के 3 एसेंशियल्स थे। सबसे पहले कि वो डेंजरस चीज हो, दूसरा है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, वो जो चीज कर रहा है अपनी जमीन पर वो नॉन नेचुरल हो,
वहाँ के जो लोग हैं वो अक्सर वो चीज ना करते हों। और थर्ड एसेंशियल है कि वो डेंजरस चीज स्किप कर जाए और प्लेंटिफ को नुकसान दे। यहाँ पर डिफेंडेंट है वो लायबल होगा। इसके ये 5 डिफेंसेस में से अगर एक भी डिफेंस डिफेंडेंट दे पाता है तो वो डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। डिफेंडेंट ये कह सकता है प्लेंटिफ का जो नुकसान हुआ है एक्ट ऑफ गार्ड की वजह से हुआ है या एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर की वजह से हुआ है, ये जो चीज हम लाए थे म्यूचुअल बेनिफिट के लिए लाए थे, इसकी वजह से इस प्लेंटिफ को नुकसान हुआ है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की वजह से नुकसान हुआ है, फिर यहाँ पर प्लेंटिफ का खुद का फॉल्ट था इसलिए इसको नुकसान हुआ है। ये कॉन्सेप्ट था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। अब हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कहता है डिफेंडेंट, यहाँ पर जो डिफेंडेंट होगा इन एंटरप्राइज कमर्शियल कंपनी, एक कमर्शियल कंपनी डिफेंडेंट होती है, भी एक इंडिविजुअल कोई भी एक इंसान डिफेंडेंट नहीं होता। ए डिफेंडेंट कमर्शियल कंपनी कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द डैमेजेस अंडर एब्सोल्यूट लायबिलिटी व्हेन द डिफेंडेंट यूज हैजर्डस मटेरियल एंड ड्यू टू दिस हैजर्डियस मटेरियल द प्लेंटिफ इज इंजर्ड। अनलाइक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, हैजर्डियस मटेरियल नीड नॉट बी एस्केप्ड। इसमें कहता है कि जो डिफेंडेंट है कोई भी कमर्शियल कंपनी एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंडर डैमेजेस के लिए तब लायबल होती है जब वो कंपनी किसी भी खतरनाक मटेरियल का इस्तेमाल करे, तो उस खतरनाक मटेरियल की वजह से जो प्लेंटिफ है वो इंज्योर हो जाए, वो जो कमर्शियल कंपनी होगी जो डिफेंडेंट होगा वो लायबल होगा। जैसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में वो जो डेंजरस थिंग थी हैजर्डियस मटेरियल था का एस्केप होना लाजमी था, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी के केस में तो खतरनाक मटेरियल का एस्केप होना लाजमी नहीं है। डिफेंडेंट विल स्टिल बी लायबल इवन इफ ही टुक ऑल द रीजनेबल प्रिकॉशंस एंड एक्सरसाइज अटमोस्ट केयर टू प्रिवेंट द क्राइम। डिफेंडेंट होगा अगरचे उसने सारे रीजनेबल सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हों, बहुत सारी केयर एक्सरसाइज की हो नुकसान से बचने के लिए, फिर भी वो डिफेंडेंट लायबल होगा अगर प्लेंटिफ को नुकसान होता है। As in the strict liability cases, the defendant was supported by defenses, but in absolute liability, no defense supports the डिफेंडेंट। जैसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में डिफेंडेंट डिफेंसेस देके, अभी हम डिफेंसेस पढ़ के आए, एक्ट ऑफ गार्ड, एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, प्लेंटिफ फॉल्ट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, म्यूचुअल बेनिफिट, ये डिफेंसेस देके डिफेंडेंट बच सकता था। लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी के केस में डिफेंडेंट कोई भी डिफेंस नहीं दे सकता। अब एब्सोल्यूट लायबिलिटी के जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। अब सबसे पहला है इंटरप्राइज कमर्शियल कंपनी। जो डिफेंडेंट होगा वो इंटरप्राइज कमर्शियल कंपनी होगी। कमर्शियल कंपनी वो ऐसी कंपनी जो पैसे कमाती हो। दूसरा हैजर्डियस मटेरियल, वो किसी भी खतरनाक चीज का इस्तेमाल करे, खतरनाक मटेरियल का इस्तेमाल करे, वो केमिकल्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकती हैं। थर्ड एसेंशियल है कि यहाँ पर जो एस्केप है वो जरूरी नहीं, चीज एस्केप कर जाती है या नहीं कर जाती, एब्सोल्यूट के केस में वो चीज मैटर नहीं करती। एब्सोल्यूट लायबिलिटी के केस में ये कहता है कि अगर कोई भी इंटरप्राइज कमर्शियल कंपनी है, ऐसी कंपनी जो पैसे कमाती है, अगर वो किसी भी खतरनाक मटेरियल का इस्तेमाल करती है और उस खतरनाक मटेरियल की वजह से किसी भी प्लेंटिफ को नुकसान होता है, भले ही वहां पर डिफेंडेंट ने यानी उस कमर्शियल कंपनी ने सारे रीजनेबल सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हों, उसके बावजूद भी अगर किसी प्लेंटिफ को नुकसान होता है तो वो कमर्शियल कंपनी, वो डिफेंडेंट लायबल होगा उसके नुकसान को पे करने के लिए। This concept of absolute liability was evolved after the case। ये जो absolute liability का concept है, ये MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 एक केस के बाद इवॉल्व हुआ था। इस केस को भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। अब इस केस में क्या हुआ था कि एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कंपनी, जिन्होंने भोपाल सिटी में एक प्लांट लगाया। वो प्लांट पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चर करता था। 2 दिसंबर रात के टाइम उस प्लांट से 40 टन मिथाइल और बहुत सारे जहरीले गैसेस निकले। उन जहरीले गैसेस की वजह से ऑलमोस्ट 3000 लोग मर गए, लाखों लोग जो थे इंज्योर हो गए, डिफरेंट डिजीजेस से सफर कर रहे थे। जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस थे उस कंपनी में वो सारे नॉन फंक्शनल थे। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पहला केस था जिस केस के बाद एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। उसके बाद सिर्फ 1 साल बाद एक नया इंसिडेंट हुआ गैस लीकेज का, ओलियम गैस लीकेज इन श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज दिल्ली। इस केस में भी लार्जेस्ट स्केल पे गैस की लीकेज हुई थी। कोर्ट के माइंड में ये था सिर्फ 1 साल के पीरियड में ये एक दूसरा केस है इसमें लार्जेस्ट स्केल पे इडली गैस की लीकेज हुई है इंडिया में। कोर्ट को एक ऐसा डिसीजन यहाँ पर देना था कि आगे जो भी कंपनी हो वो सारे रीजनेबल प्रिकॉशंस लेके दोबारा इस तरह का कोई भी नुकसान ना हो। The Supreme Court took a bold decision holding that it was not bound to follow the 19th century rule of English law. We can make new rules suitable to the social and economic conditions। सुप्रीम कोर्ट ने एक बोल्ड डिसीजन दिया, कह के हम 19वीं सदी का इंग्लिश
लॉ का रूल फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है। हम सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए सुइटेबल नया रूल बना सकते हैं जो कि हमारे लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। इट इवॉल्व्ड द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी एज द पार्ट ऑफ इंडियन लॉ इन प्रेफरेंस to the rule of strict liability. After that, it was recognized in many countries. Strict liability की प्रेफरेंस में absolute liability का रूल बनाया गया क्योंकि इंडियन लॉ का पार्ट बन गया। ऐसा ऐसा मुख्तलिफ कंट्रीज में इस रूल को रिकॉग्नाइज किया गया। यानी कोर्ट ने कहा कि जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। जो सिचुएशंस हैं वो चेंज हो चुकी, इकोनॉमिक कंडीशंस और सोशल कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं, न्यू इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं, फैक्ट्रीज आ चुकी हैं। अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में देखा जाए वहाँ पर जब तक वो डेंजरस चीज एस्केप नहीं होती तक वो डिफेंडेंट लायबल नहीं होता। अगर कोई भी बंदा फैक्ट्री में अंदर ही मर गया, फैक्ट्री वाले ये डिफेंस देंगे ठीक है डेंजरस चीज तो थी, इस फैक्ट्री के बाहर तो एस्केप नहीं हुई, वो जो एम्प्लॉय काम कर रहा था फैक्ट्री में उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया। इसमें अगर कोई भी कमर्शियल कंपनी किसी भी खतरनाक चीज का इस्तेमाल करती है, उस खतरनाक चीज की वजह से किसी को नुकसान होता है तो वो कमर्शियल कंपनी लायबल होगी उस नुकसान के लिए, भले ही उस कमर्शियल कंपनी ने सारे रीजनेबल सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हों उस नुकसान से बचने के लिए, और फिर भी नुकसान हो गया वो कंपनी लायबल होगी। इट वाज एक्सप्रेस्ड दैट न्यू रूल हैड नो एनी डिफेंसेस। ये भी एक्सप्रेस किया गया कि जो ये नया रूल है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का, में कोई भी डिफेंस नहीं है। कमर्शियल कंपनी है वो कोई भी डिफेंस नहीं दे सकती अपने आप को उस नुकसान से बचाने के लिए। ये नहीं कह सकती ये जो एम्प्लॉय मर गया एक्ट ऑफ गार्ड की वजह से मर गया, इस तरह का कोई भी डिफेंस एब्सोल्यूट लायबिलिटी में नहीं दिया जा सकता। अब क्वांटम ऑफ डैमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एंटरप्राइज कंपनी। अब अगर उस कंपनी से नुकसान हो जाता है वो कितना डैमेज पे करेगी। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, 3000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई, लाखों लोग बीमारियों से सफर कर रहे थे और लाखों लोग इंजूर हो गए। उस केस में उस कंपनी से जो डैमेजेस लिए जाएंगे उस कंपनी की साइज के बुनियाद पे लिए जाएंगे, यानी जितनी बड़ी कंपनी होगी जितना पैसा वो कमाती होगी उतने ही उससे डैमेजेस लिए जाएंगे। जितनी बड़ी कंपनी होगी इतना उसने नुकसान किया होगा उतने पैसे उसको पे करने होंगे। सिंपली ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है, अगर इतनी बड़ी कंपनी है इतने पैसे कमाती है और अगर वो कुछ नुकसान करती है उसको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का। कोई भी अगर कंपनी है बहुत सारे पैसे कमा रही है, किसी का भी अगर वो नुकसान करती है उस कंपनी को डिफेंसेस देने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा डैमेजेस पे कर दे। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बीच में कुछ डिफरेंसेस है वो हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहला डिफरेंस है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है इंडिविजुअल्स पे भी हो सकती है, किसी कंपनी पे भी हो सकती है। जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है वो सिर्फ एंटरप्राइज कमर्शियल कंपनी के ऊपर होती है, जो कंपनी से कमा रही हो कमर्शियल कंपनी के ऊपर होती है। सेकंड डिफरेंस है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में जो एस्केप है खतरनाक चीज का होना जरूरी है, यानी एक जगह से वो चीज दूसरी जगह एस्केप कर जाए। लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी के केस में जो एस्केप है वो जरूरी नहीं है, तो हैजार्डियस मटेरियल एस्केप हो या ना हो ये मैटर नहीं करता। और थर्ड डिफरेंस है कि जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है उसमें एक डिफेंडेंट डिफेंसेस दे के बच सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी के केस में जो डिफेंडेंट है जो कमर्शियल कंपनी है कोई भी डिफेंस नहीं दे सकती। तो फोर्थ डिफरेंस है जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ब्लैक बर्न ने दिया था, जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो जस्टिस भागवती ने दिया था। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस के बाद इवॉल्व हुई थी, जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है वो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या भोपाल गैस ट्रेजेडी वाले इंसिडेंट के बाद इवॉल्व हुई थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपका जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स के दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के नाम से। तो अगर आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।